हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अपनी यूनिट चल रही है सॉल्यूशन और उसके अंदर टॉपिक चल रहा था अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर अपन बात कर चुके थे। उसके अंदर अपन ने इससे पहले की क्लास के अंदर देखा था हिमांक अवनमन क्या होता है। सबसे पहले अपन ने देखा था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उसके बाद में देखा था क्वथनांक पुण्य और फिर देखा था हिमांक अवनमन। आज अपना टॉपिक चलेगा इसके अंदर परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। टॉपिक की बात करते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। देखो, परासरण दाब की अपन बात करते हैं। सामान्यतः हम सब जानते हैं जब दो गैसों या द्रवों को आपस में संपर्क में लाया जाता है तो कोई भी दो गैस हैं उनको आपस में या द्रव हैं उनको आपस में संपर्क में लाया जाता है तो उसके दौरान उनके अंदर मिश्रित होने की प्रक्रिया पाई जाती है। कोई भी दो गैस है जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, मैं उन दोनों को संपर्क में लाता हूं तो वो आपस में मिश्रित हो जाती है। या फिर कोई भी दो द्रव है जैसे अल्कोहल है और जल है, इन दोनों को आपस में संपर्क में लाता हूं तो उसके दौरान उनके अंदर मिश्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये जो मिश्रण की जो प्रवृत्ति पाई जाती है इसे ही अपन विसरण कहते हैं। अर्थात विसरण की प्रक्रिया के दौरान ही ये आपस में क्या होती है, मिश्रित होती है। सामान्यतः यदि अपन बात करते हैं, जैसे मैंने बात की है, जैसे ऑक्सीजन की बात की है या फिर नाइट्रोजन की बात की है या फिर अन्य किसी गैस की बात की है, हीलियम की बात की है, उसके संपर्क में अन्य जो गैस लेके आऊँगा तो उसके संपर्क में अन्य जो गैस लेके आते हैं तो उनमें अपने आप ही मिश्रित होने की प्रक्रिया पाई जाएगी। और ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो विसरण के कारण होती है। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे मैं एक बीकर लेता हूँ और बीकर के अंदर जल है। अब बीकर के अंदर जल है, माना कि मैंने एक बीकर लिया है, ये बीकर लिया मैंने और इस बीकर के अंदर जल है इसके अंदर। अब होता क्या है, इसके अंदर मैं एक KMnO4 का क्रिस्टल डालता हूं। माना कि यहाँ पर ये KMnO4 का क्रिस्टल डाला। कुछ समय बाद में होता क्या है कि ये जो KMnO4 का क्रिस्टल डालते हैं तो उसके दौरान ये जो KMnO4 होता है इस जल के अंदर अर्थात इस विलयन के अंदर पूरा जो विलयन होता है इसका वो गुलाबी हो जाता है। अर्थात ये विलयन बन जाता है क्योंकि इसके अंदर अपन ने KMnO4 का क्रिस्टल डाला है। उसके दौरान ये KMnO4 का जो क्रिस्टल होता है पूरे बीकर के अंदर फैल जाता है। जब ये पूरे बीकर के अंदर फैलता है तो उसके दौरान ये जो बीकर का के अंदर जो विलयन होता है वो विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है। अर्थात इसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर हो जाता है। अब ये जो गुलाबी कलर होता है इसके अंदर अर्थात इस बीकर के अंदर अपन ने KMnO4 का क्रिस्टल डाला और बीकर का जो विलयन है उसका जो कलर होता है वो गुलाबी हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया केवल व केवल विसरण के कारण ही पाई जाती है। अर्थात विसरण की प्रक्रिया के दौरान इस बीकर के अंदर उपस्थित जो इसके अंदर जो विलयन होता है उसका जो रंग होता है वो गुलाबी हो जाता है। सामान्यतः यदि अपन बात करते हैं तो विसरण के अंदर यदि अपन बात करें तो यदि विलेय और विलायक दो लिए जाते हैं, अर्थात विलेय लिया जाता है और विलायक लिया जाता है तो विलेय और विलायक के अंदर भी स्वतः आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया पाई जाती है। अर्थात विलेय और विलायक होते हैं। अर्थात मैंने यहाँ पर एक पात्र लिया और पात्र के अंदर एक विलेय लिया है, दूसरा विलायक लिया, अर्थात एक कम मात्रा के अंदर लिया है वो विलेय है, दूसरा अधिक मात्रा के अंदर वो विलायक है। इन दोनों के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर इसके अंदर जल लिया और जल के अंदर मैं अल्कोहल डाल रहा हूँ। यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, अल्कोहल।
अल्कोहल डाला मैंने, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर जल है, अर्थात विलेय और विलायक है, या अल्कोहल है या जल है, अर्थात कम मात्रा के अंदर है वो विलेय है, जो अधिक मात्रा के अंदर ये विलायक है। तो इसके अंदर मैंने डाला, तो इनके अंदर, इन दोनों के अंदर स्वतः घुलनशील अर्थात स्वतः मिश्रित होने की या घुलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर जो विसरण की प्रक्रिया होती है, तो विसरण की क्रिया के दौरान गैसों के अंदर, या ये जो प्रक्रिया होती है वो या तो गैसों के अंदर या फिर द्रवों के अंदर अधिक पाई जाती है। जो विसरण की जो प्रक्रिया पाई जाती है या गैसों के अंदर या फिर द्रवों के अंदर अधिक पाई जाती है। यदि अपन बात करते हैं कि विसरण की प्रक्रिया होती है, मैंने यहाँ पर जो विसरण की प्रक्रिया होती है ये तो अपन ने देखा है इसके अंदर। अब यदि अपन बात करते हैं परासरण की, परासरण की प्रक्रिया को समझने के लिए सामान्यतः हमारे को अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो या तो फिनॉल की बनी होती है या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, अर्थात रासायनिक पदार्थ होता है, फिनॉल होता है या तो उसकी बनी होती है या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो सेमी ऑस्मोटिक प्रेशर अपन देखते हैं, परासरण दाब देखते हैं, तो उसके दौरान उसके अंदर जो एसपीएम काम में ली जाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या परासरण झिल्ली काम में ली जाती है, वो किसकी बनी होती है? वो जो एसपीएम होती है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो या तो फिनॉल की बनी होती है या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। तो यहाँ पर देखो, मैं ये बता रहा था आपको कि इसके अंदर परासरण की प्रक्रिया को हम यदि देखते हैं तो इसके अंदर विलयन के अंदर जो विसरण की प्रक्रिया पाई, अर्थात इसके अंदर विलयन के अंदर विलेय और विलायक दोनों पाए जाते हैं, और विलेय और विलायक पाए जाते हैं तो विलेय और विलायक के अंदर आपस में स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया पाई जाती है, और विलेय और विलायक को अर्थात स्पष्ट करने के लिए या समझने के लिए यहाँ पर, या फिर परासरण को समझने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली काम में आती है, वो किस प्रकार से काम में आती है। सामान्यतः हमारे को समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, माना कि मैंने एक पात्र लिया और ये पात्र है, और इस पात्र की यदि मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है, ये माना कि ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर माना कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, और मैंने एक तरफ इधर यहाँ पर है वो विलेय के कण है, और इधर है वो विलायक के कण है, इधर विलायक के कण है। अब ये विलायक के कण है, यहाँ पर विलायक के रूप में अपन जल को ले सकते हैं, अर्थात यहाँ पर मैंने लिया जल, देखो, और यहाँ पर कोई भी मतलब विलेय लिया है, ये है विलेय और ये है विलायक। अब देखो, यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर अपन सब जानते हैं कि जल के जो अणु होते हैं या जो कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ की या द्रव की बात करते हैं, द्रव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, और यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं तो इसकी सांद्रता माना कि अधिक है और इसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो यहाँ पर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर द्रव का गमन पाया जाएगा, और यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं तो ये क्या है, विलायक है। सामान्यतः अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के जो कण होते हैं वो ही गमन करते हैं, अर्थात इनके अंदर ये ही विसरित होते हैं, विलेय के कण गमन नहीं करते हैं। अर्थात इसको अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो विलेय के कण यहाँ पर जो काम में लिए जा रहे हैं उनका जो आकार होता है वो अधिक होता है, जबकि विलायक के कणों का आकार यहाँ पर कम है। इसलिए अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के जो कण हैं वो ही विलेय की ओर क्या होते हैं, गमन करते हैं, और जब ये विलेय के कण जो इसके अंदर गमन करते हैं
तो अर्थात विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं, तो यहाँ से इधर अर्थात अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये कण गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर देखो ये जो अर्थात इसको अपन इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसके अंदर कि यदि झिल्ली से विलायक के अणु गुजर सकते हैं तो उसके दौरान इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि अपनी जो ये कहें कि विलायक या फिर जल होता है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब देखो परासरण कई तो अपन ने यहाँ पर बात की है कि जल है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, परासरण कह रहे हैं। अब यहाँ पर इसके विलेय के जो कण होते हैं अर्थात इसके अंदर ये विलायक के जो कण जाएंगे विलेय के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बनता जाएगा। यहाँ पर अब देखो विलयन बनता जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार का प्रेशर लगाया जाए, इस प्रकार का दाब लगाया जाए कि उसके दौरान, इस दाब के दौरान जो इसकी जो परासरण की प्रक्रिया होती है वो रुक जाए। अर्थात माना कि मैं यहाँ पर किसी भी माना कि मैं यहाँ पर एक पिस्टन लगाता हूँ और पिस्टन लगाने के दौरान माना कि मैंने यहाँ पर एक पिस्टन लगाया और इस पिस्टन के दौरान यहाँ पर एक पिस्टन लगाया और यहाँ पर अब ये परासरण की प्रक्रिया है, अर्थात जो विलायक के कण है वो विलेय के अंदर जाएंगे, अर्थात ये क्या बन जाएगा, अब इसके दौरान इसके अंदर ये कण आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। अब इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का दाब लगाया जाए कि ये जो परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। इसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर परासरण दाब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, परासरण दाब कहा जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि विलयन पर लगने वाला वह दाब, अर्थात ये विलयन बनेगा और विलयन के अंदर लगने वाला, विलयन पर लगने वाला वह दाब जिससे कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाए। अर्थात ये परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ पर दाब लगाया जाएगा, परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी और यह जो दाब होता है विलयन के ऊपर विलयन पर लगाए जाने वाला वह दाब जिससे कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाए, उसे ही अपन क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये जो एसपीएम काम में ली जाती है, एसपीएम या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली जो काम में ली जाती है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली काम में ली जाती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली या तो फिनॉल की होती है, अर्थात रासायनिक पदार्थ फिनॉल, या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो या तो फिनॉल की होती है या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ये होता है परासरण दाब। अब अपन इसके बाद में देखेंगे परासरण दाब के प्रयोग क्या होते हैं या फिर अनुप्रयोग क्या होते हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है, और इसके अंदर विलेय और विलायक या फिर गैस द्रव को किस प्रकार से इसके अंदर विसरण की प्रक्रिया पाई जाती है और विसरण की प्रक्रिया के दौरान ही इसके अंदर किस प्रकार से परासरण दाब पाया जाता है, अर्थात परासरण दाब को किस प्रकार से अपन स्पष्ट कर सकते हैं, वो आज अपन ने इस क्लास के अंदर देखा है। बाकी अपन बात करते हैं परासरण दाब के अनुप्रयोग या प्रयोग क्या होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।